नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नेट जो है वो 100% निकलेगा, इस बात की गारंटी है। इस सीरीज़ में मैं जो प्लेटो की जो मुख्य रूप से जो बुक है, उनकी जो मेन पुस्तक है उसके बारे में पढ़ने की बात करेंगे। इसमें जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हम प्लेटो की जो एक बुक है द एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसको पढ़ेंगे, उनके अलावा क्रेटो है और भी जो स्टेट्समैन्स हैं, लॉज है, इन सब बुक्स को हमें पढ़ना होगा जिससे हम प्लेटो को कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ जाएं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो हम प्लेटो को कभी भी कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम प्लेटो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसी में एक जो यहाँ पर प्लेटो जो है अपने गुरु जो सोक्रेटिस यानी सुकरात के बारे में लिखते हैं, जो उनका जो ट्रायल था उसके ऊपर जो बुक लिखी गई थी वो थी द एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। यानी ये बुक जो है वो काफ़ी खास बुक है। कई बार यूजीसी नेट या जो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी कई बार जो काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे महात्मा गांधी ने अपनी जो गुजरात से जो साउथ अफ्रीका की यात्रा करते हैं उस दौरान उन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यवीर की कथा। ये कई बार आता है क्वेश्चन, तो ये कौन सी बुक से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई थी या कौन से बुक का ट्रांसलेशन था? तो वो बुक थी द एपोलॉजी, जो गांधी जी ने जो है सत्यवीर यानी जो सोक्रेटिस पे जो ट्रायल चलाया गया था उसके बिहाफ पर लिखी थी। यानी ये जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे मैंने बताया, गांधी तो थे ही, जेएस मिल हैं, थोरो है, मार्टिन लूथर किंग है, इन सबको इस बुक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जो सत्य के लिए जो उन्होंने लड़ाई करी या जो सत्य के लिए अपनी जान दी, तो उसका अपना एक तरह से इनका योगदान है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस बुक में क्या था। कुछ चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा समझना होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ये था क्या। ये देखिए, उस समय जो डेमोक्रेसी थी एथेंस की, लगभग 399 या 400 BCE के टाइम, यानी लगभग 400 यानी ईसा जो कॉमन ही रहा है, ईसा यानी 2020 से 400 साल पहले जो पॉलिटिक्स थी एथेंस की, उसके बारे में बात करते हैं। एथेंस में मुख्य रूप से जो सुकरात पे जो ट्रायल चलता है वो इसी वजह से चलता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन पे ट्रायल चलाना पड़ा, और उनको जो बेसिकली उन पे ट्रायल चलाना पड़ा, उनको अभियुक्त यानी दोषी माना गया। वो दोष क्या थे जो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दी, और वो क्या सत्य था जो जिसकी वजह से सुकरात ने अपनी जान दी। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि सुकरात का जो एक सुकरात यानी जो सोक्रेटिस, हिंदी में सुकरात कहते हैं, इंग्लिश में सोक्रेटिस हैं। तो सोक्रेटिस जो थे काफ़ी विद्वान है। वो उनकी जो विद्वानता थी काफ़ी ज़्यादा पूरे एथेंस में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और हर कोई उनका एक तरह से दीवाना था। बहुत सारे लोग उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने ले आते थे। कई सारे उनके रिच घर से उनके स्टूडेंट्स भी थे, जिसमें प्लेटो एक सबसे बड़ा नाम है। इसके अलावा उनके जो दुश्मन स्टेट हैं वो भी उनसे पढ़ते थे, लाइक स्पार्टा और सोफिस्ट जो थे वो भी जो हैं सुकरात से पढ़ा करते थे। तो एक तरह से सुकरात का अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। तो ये होता क्या कि स्पार्टा और एथेंस के आपस में दुश्मनी थी, जिसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पर एक वॉर होता है जिसको कहते हैं फिलोफेनियन वॉर। जो फिलोफेनियन वॉर होता है उसकी वजह से वहाँ पर एक तनाव आ जाता है। यानी वहाँ पे तनाव क्या था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये तनाव क्या था कि यानी जो एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी वो डेमोक्रेसी कुछ समय के लिए हट जाती है और वहाँ पर जो जीत होती है वो स्पार्टन की जीत होती है। यानी एथेंस के लोगों की हार होती है, और स्पार्टन यानी स्पार्टा का जो साम्राज्य था वो वहाँ पे रूल करता है। और इसको द 30 टायरेंट्स कहा गया, यानी जो 30 जो थे तानाशाह रूल करते हैं एथेंस पर। और ये जो स्पार्टन थे इसको यानी जो एक ग्रुप रूल करता है उसको कहते हैं ओलिगार्की। यानी फिलोफेनियन वॉर के बाद वहाँ पर एक ओलिगार्की यानी एक तरह से अल्पतंत्र की शासन, अल्पतंत्र का यहाँ पे राज आ जाता है। अल्पतंत्र इसमें जो थे 30 शासक थे, ये 30 शासक को कहा गया द 30 टायरेंट्स। ये याद रखिएगा, 30 टायरेंट्स जो थे ये कहीं ना कहीं एथेंस जो था, जो डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था, उसकी व्यवस्था को तहस नहस करते थे। वहाँ पे कई सारे अत्याचार करते हैं। तो ये जो था काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही
गंदा पीरियड था एथेंस के लिए, यानी बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है। तो कह सकते हैं कि ये जो टाइम था 30 टायरेंट्स का, यानी एक निरंकुशवाद का, तो ये एथेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से एथेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक दुख की घड़ी थी। तो इसी चीज़ को फिर से जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, फिर से जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, उसके बाद जो है सोक्रेटिस पे जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि सोक्रेटिस के बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो इस ओलिगार्की में, लगभग जो यहाँ पे जो 30 कम से कम जो रूलर थे, जो राजा थे, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से सोक्रेटिस से जुड़े हुए थे या उनके राजनीतिक कनेक्शन थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही थी, इसको समझना जरूर, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से समझना होगा। यानी इस ओलिगार्की में नहीं, जो अल्पतंत्र था, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो सोक्रेटिस से पढ़ चुके थे या उनका कनेक्शन था, ठीक है। इसमें से प्लेटो भी एक था, हालांकि प्लेटो डायरेक्ट इसका पार्ट नहीं था, लेकिन प्लेटो के रिश्तेदार कहीं ना कहीं वो किस में थे, एक तरह से ओलिगार्की में थे। तो इस तरीके से ये मानेगा कि जो सोक्रेटिस ने जो शिक्षा दी है, उसी के वजह से जो है ये एक तरह से जो रूल हुआ है, जो टायरेंट्स का रूल हुआ है। तो इसके वजह से जब डेमोक्रेसी फिर से आती है तो सुकरात पे ट्रायल चलता है। बात समझ में आ गई? यही ट्रायल क्यों चला? क्योंकि बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स का कनेक्शन था स्पार्टा के साथ, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही, और ये बात सही भी थी कहीं ना कहीं, लेकिन सुकरात पूरी तरीके से इसके अंदर शामिल नहीं थे। लेकिन उन पे ट्रायल ये चलाया गया कि उनके स्टूडेंट्स उनसे शिक्षा लेते थे या उनसे जुड़े हुए थे या किसी तरह का पॉलिटिकल कनेक्शन था, जिसकी वजह से उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया जो एथेंस है उसके वो एक तरह से सर्वश्रेष्ठ नागरिक नहीं है या उन्होंने उसको धोखा दिया। तो उसके वजह से जो है सुकरात पे ट्रायल चलता है। अब ये जो ट्रायल चलाया था, ये 3 यहाँ पर एक्यूज, यानी जो एक्यूज़र थे, एक्यूज़र मतलब जिन्होंने सुकरात पे या सोक्रेटिस पे इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें थे एनिटस, मेलिटस एंड लाइकन। ये 3 नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इन तीनों ने, एनिटस ने, मेलिटस ने और लाइकन ने मिलकर के सुकरात पे एक तरह से उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने, और ये तीनों पूरी तरीके से सुकरात के आगे, उनके तर्क के आगे वो एक तरह से हार जाते हैं। फिर भी उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया इन 2 वर्ड्स का, इम्पेटिटिव थे और करप्शन ऑफ द एथेनियन यूथ। ये इल्ज़ाम जो थे ये बहुत बड़े इल्ज़ाम थे। अभी इसको हम अभी डिफ़ाइन करूँगा ये क्या इल्ज़ाम थे। फिर भी ये एक तरह से बेसलेस थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इसका कोई आधार नहीं था। फिर भी ये, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे वो इस चीज़ को फॉलो करते थे, जिसके वजह से जो है सुकरात ने अपने जो व्यूज़ थे वो बदले नहीं। वो व्यूज़ क्या थे अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एम्पिटेटी की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एथेंस के लोगों का जो बिलीव है, जो गॉड में जो बिलीव था, उसका वो मजाक उड़ाते थे। ये उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो जो एथेंस के जो गॉड हैं उस पर वो विश्वास नहीं करते हैं, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसबिलीव करते हैं, ठीक है। यानी जो फेथ है, जो एथेंस के लोगों का जो फेथ था, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से वायलेशन किया है, या ठीक है उनका उसने उल्लंघन किया है। यानी एक तरह से वहाँ के जो गॉड हैं उसको या मानते नहीं है, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि सुकरात जो थे काफ़ी ज़्यादा तर्क वाले लोग थे, यानी एक तरह से वो हर चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करते थे, क्वेश्चन मार्क उठाते थे, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था कि वो उनके जो धर्म है उस पर भी वो क्वेश्चन मार्क करे। अब ऐसा तो हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो कि हम जिनको मजाक की कैटेगरी में डालेंगे या उनको एक तरह से कहेंगे कि वो एक तरह से हर चीज़ को डायलेक्ट्स के या इंटेलेक्चुअल वे में उसका क्रिटिक्स करते थे, या एक तरह से जो पूरी तरीके से जो सोसाइटी उस समय जो भीड़ को फॉलो करती थी, जो अंधविश्वास को फॉलो करती थी, जो रूढ़िवाद को फॉलो करती थी, जो प्रेजुडाइज था, ये स्टीरियोटाइप था, उसको फॉलो करती थी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ जो अपने तर्क थे वो काफ़ी कठोर या कड़े या सत्य थे, और सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है। तो इसके वजह से उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसे हमारे समाज में भी, जैसे फॉर एग्जांपल कबीर ने तो हिंदू में जो रूढ़िवादी जो चीज़ें थी या मुस्लिम में जो रूढ़िवादी छवियाँ थी उस पर उन्होंने अपनी भाषा में, यानी कई विद्वान की भाषा में उन्होंने इसका विरोध किया है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कबीर जो उन्होंने धर्म का मजाक उड़ाया, या उन्होंने जो धर्म के अंदर जो रूढ़िवादी चीज़ें थी, जो एक तरह से जो जिस पे हम बिल्कुल अंधविश्वास की तरह फॉलो करते हैं, उस पे जो उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क उठाए, क्या वो एक तरह से बेसलेस थे? तो इसी चीज़ को हम समझ सकते हैं कि ऐसे समाज में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो एक तरह से हर चीज़ को एज इट नहीं मान लेते, जो कि अन्य जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो मान लेते हैं। तो इसी वजह से उनको ये माना गया कि वो जो
गॉड में जो बिलीव करते हैं वो एक तरह से जो उन एथेंस के लोगों का जो गॉड में बिलीव है उसको वो फॉलो नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था एम्पिटेटी का। दूसरा ये था करप्शन ऑफ द एथेनियन यूथ, यानी यूथ जो था एथेंस का वो उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो हैं यहाँ के जो ये जो नागरिक हैं, एथेंस के जो नागरिक हैं या जो सिटीजन हैं, ये अपने राज्य की जो है बहुत अच्छे से प्रभाव करते हैं, जबकि जो सोक्रेटिस है ये इसको एक तरह से केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इल्ज़ाम लगाया गया सोक्रेटिस पे कि ये अपने राज्य के सच्चे नागरिक नहीं हैं। ये किस पे इल्ज़ाम लगाया गया? सोक्रेटिस पे। तो समझ सकते हैं कि जबकि वो आम लोग थे, ये भीड़ है, इसको जो कि भीड़ थे इतने ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल भी नहीं थे, और यहाँ पे सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल जिसके प्लेटो के भी जो एक तरह से गुरु थे, तो उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इतने बड़े देशभक्त नहीं, हम आज की भाषा में कह सकते हैं वो इतने बड़े देशभक्त नहीं है। तो ये सोक्रेटिस पे लगाया गया। इसको लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वे और आज के संदर्भ में भी इसको हम समझ सकते हैं। जब सोक्रेटिस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है एथेनियन यूथ को करप्ट कर रहे हैं, एक तरह से भड़का रहे हैं, वो उन पे जो राज्य की जो एक तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। यानी जो भी राज्य कहेगा कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो वो कहते हैं कि क्यों फॉलो करनी है, हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क करते थे और आर्ग्यूमेंटिव वे में वो क्वेश्चन मार्क करते थे कि आपको राज्य को क्यों फॉलो करना है, राज्य के नियम को क्यों फॉलो करना है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ही कर सकता है, आम लोग तो जो राज्य बोलेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी वजह से ये दूसरा केस चलाया गया कि जो सुकरात है वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को, यानी जो नागरिक हैं उनको वो करप्ट कर रहे हैं, उनके माइंड को करप्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो वो अच्छे नागरिक या सही नागरिक नहीं बन पाए, और वो केयर नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं किसकी? एथेंस की। कौन? सोक्रेटिस। जबकि यहाँ के नागरिक जो हैं वो ज़्यादा प्रभाव, जो बाकी जो नागरिक हैं वो अपने एथेंस को बहुत अच्छी तरीके से परवाह करते हैं, बहुत अच्छा केयर करते हैं। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया सोक्रेटिस पे कि वो एथेंस के परवाह नहीं करते हैं, यानी केयर नहीं करते हैं। सुकरात के समय जो है, उस समय भी बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जो कि वो इस तरह की पोएम लिखते थे जिसमें मिस्टीरियस पोएट थी, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसी पोएट, वीरता की पोएट्स लिखी जाती थी या सुपर ह्यूमंस की पोएट लिखी जाती थी, या जिसके अंदर लोगों को इंस्पायर करा जाता था कि वो एक हमारे जो गॉड होते हैं या जो योद्धा होते हैं उनकी तरह वो बने, जिसके पास बहुत ताकत होती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो कि बुद्धिमान होते हैं, जो कि एक तरह से रक्षक होते हैं। वैसी कविताएं लिखी जाती थी या गढ़ी जाती थी जिससे लोगों को इंस्पायर हो। लेकिन वैसी कविताएं किसने लिखी थी? होमर्स या एलियट्स ने। जबकि जो सुकरात थे वो इस पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं, इस पे भी तर्क करते हैं, इस पे भी आर्गुमेंट करते हैं। या डायलेक्ट्स, यानी जो उस समय की जो प्रथा थी, जो सुकरात या सोक्रेटिस सबसे ज़्यादा मानते थे वो थे कि वो डायलेक्ट्स पे यानी वाद विवाद पर ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे जैसे वाद होगा, जैसे जैसे विवाद होगा, उससे सच निकल कर सामने आएगा। तो किसी भी तरह की जो मिथिकल्स पोएम होती हैं तो उसको वो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इसके वजह से वहाँ के लोगों, क्योंकि जो मिथिक एक जो परंपरा चली आ रही, जो कविताएं गढ़ी जाती थी वो एक काल्पनिक कविताएं होती थी जिसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं होती थी, फिर भी इसके अंदर ये इंस्पिरेशन होता था, ये मैसेज होता था अंत में कि हमारे जो राजा थे या जो हमारे रक्षक हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो सच के लिए लड़ते हैं। तो वैसी कविताओं पे भी वो क्वेश्चन मार्क करते हैं। कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक देश के हित में तो ठीक था, लेकिन सच के रिगार्डिंग में, ट्रुथ के रिगार्डिंग में या विजडम के रिगार्डिंग में जो सोक्रात थे वो इस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ को थोड़ा, जो भी चीज़ें उसको ऐसे ही नहीं फॉलो करना चाहिए, अंधविश्वास को ऐसे ही फॉलो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को जो है सोक्रेटिस उसके अगेंस्ट में थे। वो वाद विवाद पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, आर्ग्यूमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि हमने जो दूसरी बुक आप देखोगे रिपब्लिक, उसमें न्याय पे प्रश्न करते हैं कि न्याय क्या है। उसमें वो पूरी तरीके से हर जो उनके जो उनसे डिबेट करते हैं, जो उनके जो भी उनसे डिबेट करते हैं वो उनसे अच्छी तरीके से डिबेट करते हैं कि एक्चुअली न्याय क्या है, और सब उनका जो एक एक करके उनके तर्कों को काटते हैं, जो हम अगली बुक्स रिपब्लिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो थे काफ़ी, सोक्रेटिस जो थे काफ़ी ज़्यादा रैशनल पर्सन थे। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल यानी विवेक पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। वो तर्क यानी आर्ग्यूमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट और जो रैशनल जो चीज़ थी वो किसकी थी? वो
थी सोक्रेटिस की, जबकि पूरी तरीके से अंधविश्वास को, जो भी चली आ रही है परंपरा, जो भी रूढ़िवादी चीजें चली आ रही है, उसको फॉलो करना वहां के आम लोगों का या जो भीड़ का एक तरह से मानना था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को चैलेंज करने का काम करते हैं सोक्रेटिस। इसी वजह से ये इल्जाम लगाया कि जो सोक्रेटिस हैं वो वहां की जो नियम है, जो परंपरा है, जो राज्य के जो भी नीति बनती है उस पर वो क्वेश्चन मार्क करते हैं या वो उस पर तर्क करते हैं। इसके वजह से वो बाकी यूथों को भी भड़का रहे हैं देश के अहित के लिए। तो ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा था। तो ये दोनों इल्ज़ाम के वजह से फाइनली जिस समय ये इल्ज़ाम चलता है 399 BCE में, तो उनकी एज लगभग 70 साल थी। और इस 70 साल की एज में वो इस बात से एक तरह से कतई अपने आप को, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है कि वो बिल्कुल अपने आप को इससे बचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी 70 साल। और वो जो वो कह रहे थे वो जानते थे कि वो सच कह रहे हैं, और अगर उन्होंने वो चाहते तो बच सकते थे। बहुत सारे लोग एक तरह से चाहते थे कि वो जो भी हम कह रहे हैं उनको मान ले, हमारे गॉड को मान ले, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जो कहा कि मैं तर्क और रैशनल चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और इसके लिए उन्होंने अपनी जो हेमलॉक होता है, जो जहर था, वो उन्होंने पी लिया, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उनके मन में ये मंशा थी कि मैं कहीं ना कहीं अपने एक जो लेजेसी है, जो डेमोक्रेसी की बात है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको मैं कभी ना बदलूं, और ये मेरी स्वतंत्रता है, इसको मैं बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल जो है, एक तरह से पर्सनल मेरे विचार हैं। इसी वजह से जो आज देखोगे, जो आज भी बहुत सारे लोग जो है अपनी पर्सनल विचार रखते हैं, और यूरोप वगैरह में जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि जेएस मिल ने कहा, जब जेएस मिल ने अपनी बुक में ऑन लिबर्टी में इस चीज़ को कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है मर्डर था, जो सोक्रेटिस की जो मृत्यु पे उन्होंने कहा था जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मर्डर है। तो कई लोग इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक तरह से सॉलिड एग्जाम्पल मानते हैं, सिंबल मानते हैं कि सोक्रेटिस ने सत्य के लिए एक तरह से जहर पी लिया। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सोक्रेटिस ने अपनी बातों को, या जो उनके विचार थे, जो तर्क थे, उन पे वो बिल्कुल डटे रहते हैं, और अंत तक डटे रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो इसी वजह से वो सिंबल माने जाते हैं सत्य के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। तो ये भी चीज़ बहुत खास है कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि कई बार कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो अभिव्यक्ति का जो सिंबल है वो कौन सी बुक में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है आपकी एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस में, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दी। इसके अलावा एक बहुत बारीक चीज़ जो आज के संदर्भ में भी बहुत डीपली हम समझ सकते हैं, वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो उस समय जो थे वो मानते थे कि ये मानते थे कि जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। ये चीज़ें समझना होगा आपको, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या था। अब यानी व्यक्तिगत हम इसे कह सकते हैं, या इसे सार्वजनिक कह सकते हैं। जब यह प्रश्न उठता है कि कौन सच्चा सिटीजन है, सच्चा नागरिक कौन है, सच्चा देशभक्त कौन है, तो यहां पर जो सोक्रेटिस थे वो इसको मानते थे कि मैं जो हूं वो एक तरह से वो इसको बहुत ही पर्सनल चीजें मानते थे, बहुत व्यक्तिगत मानते थे कि आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन सच्चा देशभक्त है। जबकि वहां पर यह था कि बहुत सारे लोग जो हैं पब्लिकली, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करते हो कि मैं सच्चा देशभक्त हूं, मैं बहुत अच्छा देशभक्त हूं, तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप बहुत अच्छे देशभक्त हो। आप कुछ स्लोगन गा दीजिए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे ये लगे कि वाकई मैं सच्चा देशभक्त हूं, या मैं अपने देश का, अपने राज्य का जो एक सच्चा नागरिक हूं। ये वाकई चीज़ से जज किया जा सकता है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है, जो कि उस समय सोक्रेटिस ने कहा था कि ये बहुत पर्सनल होता है। और मैं भी 100% इससे मानता हूं कि जो भी थोड़ा सा भी विद्वान होगा वो इस चीज़ को जरूर मानेगा कि आपका जो देश हित है या जो आपका सच्चे नागरिक हो, तो ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है। मतलब क्या है इसका समझाने का मकसद, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं पब्लिक लाइफ में जाता नहीं हूं, पब्लिक लाइफ में मैं अपने आप को दिखाता नहीं हूं कि मैं सच्चा देशभक्त हूं, तो क्या मैं सच्चा देशभक्त नहीं हूं?
अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मुझे ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है तभी मैं देश का भला करूंगा। एक आर्मी का जवान, उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसको कोई नहीं जान रहा है, फिर भी वो अपनी जान दे देता है, वो अपने कार्य को दिखाता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, वो जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े ऐसे काम स्लोगन करे या बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कहे जिसकी वजह से उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पर्टिकुलर जो है सच्चा नागरिक हूं। यानी सच्चा नागरिक होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल होना पड़ेगा कि नहीं दुनिया में कोई आपको देखे चाहे ना देखे, भले ही आपको कोई करोड़ों रुपए दे और कहे कि आपको ये काम करना है जो देश हित में है, लेकिन आपको जो ना कोई कभी पकड़े जाओगे, ना आप पे कभी इल्ज़ाम आएगा, ना कुछ भी नहीं होगा, फिर भी फिर क्या आप वो काम करोगे? अगर आप सच्चे होगे, अगर आप बिल्कुल ही ईमानदार होगे तभी आप वो काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप झूठे हो, आप पब्लिक में जाकर के आप जय हो कर दीजिए या पब्लिक में अपने देश की बहुत ज़्यादा स्लोगन कर दीजिए, लेकिन प्राइवेटली आप देश का अहित करोगे, कोई आपको मतलब जानता नहीं है, फिर भी आप अंदर से पैसे लोगे या कुछ भी खाओगे, करप्शन करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यानी आपकी जब तक आत्मा जो है वो सच्ची नहीं होगी, तब आप कभी सच्चे देशभक्त नहीं बन सकते या सच्चे जो हैं आप देश की परवाह या राज्य की परवाह नहीं कर सकते। तो ये विचार किसका था? ये विचार था सोक्रेटिस का। ये बहुत डीप विचार है। यानी आपकी सोल जो है, यानी जो आपकी आत्मा जो है वो पवित्र होनी चाहिए और ये व्यक्तिगत होता है, कोई सार्वजनिक नहीं होता। यानी सार्वजनिक शोबाजी नहीं होती कि जब किसी पब्लिक स्टेज पे या कहीं पे आपको शो करना पड़े कि हाँ मैं सच्चा देशभक्त हूँ या मैं सच्चा नागरिक हूँ। तो इसी वजह से जो सोक्रेटिस को जो मानते हैं कि जो सच्चा नागरिक होती है, अगर अपने जो राज्य का अगर केयर नहीं करता, अगर मैं अपने राज्य का केयर नहीं करता ठीक है तो मुझे फांसी पे दे दीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको जज जरूर करेगी। और वाकई आज हम जज कर रहे हैं कि जो सच्चा देशभक्त होता है वो व्यक्तिगत होता है, उसे चिल्लाने की, चीखने की जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा देशभक्त हूं। ये तो भीड़ के लिए होता है। अब भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या पता, अगर मुझे कोई कहे कि आपको इतने बार, हजारों बार ये चीजें बोलना है तो आप सच्चे देशभक्त हो जाओगे, तो मैं बोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई आप उससे सच्चे देशभक्त हो जाते हो? ये आपकी सिर्फ आत्मा जानती है और आप जानते हो, और कोई नहीं जानता कि आप सच्चे देशभक्त हो या नहीं हो। तो ये बातें कहां से आती है? सोक्रेटिस से। तो सोक्रेटिस की ये बुक जो है काफी खास थी, इसी वजह से हम कह सकते हैं सोक्रेटिस का जो ये एपोलॉजी थी काफी ज्यादा डीप थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी। और इस चीज़ को लिखते हैं किसके द्वारा लिखी गई? ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई, क्योंकि सोक्रेटिस ने अपनी कोई बुक नहीं लिखी थी। जो भी विवाद थे वो प्लेटो के माध्यम से गढ़े गए, लिखे गए, जो कि सोक्रेटिस के एक तरह से चीज़ें उससे पता चलती है कि क्या क्या उन्होंने सोक्रेटिस के साथ हुआ। तो आशा करता हूं कि अगली बुक जो होगी आपकी जो रिपब्लिक पे होगी, या इसके अलावा क्रीटो बुक्स हैं, स्टेट्समैन्स है, लॉज है, सारी बुक्स पढ़ेंगे जिससे आपका नेट जो है 100% निकलेगा। और इतनी सारी बुक्स अगर पढ़ लोगे तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको जरूर आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जब तक के लिए धन्यवाद।